हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास। आज हम देखने वाले हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन के रूप में आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये टॉपिक इस मायने से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है सीधा रिलेट करता है टाइम एंड वर्क से। यानी अगर ये टॉपिक को आप अच्छे से समझते हैं तो वर्क और टाइम जैसे बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये समानुपात को भी दिखाता है। समानुपात, खैर ये हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है, सीबीएसई मीडियम से है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा डायरेक्ट वेरिएशन। और हिंदी में इसको समानुपात भी कहते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है थोड़ा मोड़ा, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा जरूर जुड़ा होता है। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन कैसे समझेंगे, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरा चीज़ भी ऑटोमेटिक अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर मान लीजिए कि जैसे आपने मार्केट जाते हो और आप 20 पीसेज ऑफ कपड़ा लेते हो, 20 पीसेज ऑफ आपने क्लॉथ लिया, 20 पीसेज आपने क्लॉथ लिया और वो आपको पड़ा 40 रुपये का। 20 पीसेज ऑफ क्लॉथ पड़ा आपको 40 रुपये का। अभी आप फिर से दुकान में जाओगे और इस बार आप लेने वाले हो 40 पीसेज ऑफ क्लॉथ। आपको लेना है 20 पीस नहीं, इस बार लेना है कितना, 40 पीस। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्राइस जो पहले 20 का 40 था, वो 40 का ऑटोमेटिक अब कितना होने वाला है, 80 रुपया होने वाला है। यानी कि जब आपने नंबर ऑफ पीसेज को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने नंबर ऑफ पीसेज को आपने इंक्रीज किया, तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्राइस भी इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन होगा ये डायरेक्ट वेरिएशन का होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन से कोई कहता कि ये बताइए 20 पीस का 40 रुपया है तो 10 पीस का कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि 10 पीस का कितना होने वाला है, 20 रुपया होने वाला है। 10 पीस का जो होगा 10 पीसेज का ये हो जाएगा 20 रुपया। यानी कि जब नंबर ऑफ पीसेज डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ पीसेज जब क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो प्राइस भी ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। यानी कि इसमें डायरेक्टली रिलेशन है, एक इंक्रीज तो दूसरा वाला भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा वाला भी डिक्रीज। यानी कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या बोलते हैं, रिलेशन है, ठीक है। इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन भी बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कैसे बनेगा, क्योंकि इन्वर्स शुरू करने से पहले डायरेक्ट को क्लियर कर लेना जरूरी है। चलिए डायरेक्टली वेरिएशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्टली वेरिएशन में है, तो कैसे चेक करते हैं। इसका नियम है इतना बाई इतना, यानी कि 3/9 कितना आया, 1/3 आया। चलिए 1/3 है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 5/15, ये भी कितना आ गया, 1/3। तो देखिए इन दोनों का जो रेशियो है, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब कि 3/9 जो है ना वो बराबर है किसके, 5/15 के, ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये इक्वल आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है, यानी कि सेम रेशियो है, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब अगर मान लीजिए कोई कहता है कि ठीक है आप अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आप मुझे ये बताइए कि इसके आगे वाले में क्या फील करेंगे, आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके आगे बहुत कुछ हो सकता है, कैसे चेक करेंगे, हमको क्या लाना है, 1/3।
कोई बात नहीं है। 25/75 1/3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30/90 कोई बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। यानी अपने हिसाब से हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर ये दोनों में कहा तो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया हम एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक वाला दे देते हैं, अगला भर के दिखाइए। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन हो गया कि ये कह रहा है कि ये जो है वो 36 है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 है, क्या है, x1 है। अब अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे देगा कि इफ़ दिस टेबल या दिस क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इस x1 की जगह पे क्या भरेंगे, तो हमको क्या करना है ना, इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, यानी 5/25 इक्वल टू इतना, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सिंपल सा, ये वाला ले जाके इससे मल्टीप्लाई और ये वाला ले जाके इससे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और x1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 15 से। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इधर x1 बचेगा, क्या आया वैल्यू हमारा 12 आ गया ना। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 12 है। तो ये है हमारा क्या, डायरेक्ट वेरिएशन। कभी कभी इसमें ये तो टेबल है, चलिए मानते हैं आपको ये तो आसानी से समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी कैसे समझेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन जैसे लिखता हूँ, जैसे ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, एक बार क्वेश्चन पे गौर करेंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ 4 kg ऑफ पल्सेज, यानी 4 kg दाल का दाम, पल्सेज मतलब दाल होता है, 441 रुपये यानी कि 441 रुपीज़ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेज, यानी 22 किलो का दाम क्या होगा। ठीक है, तो क्या समझेंगे कि 4 kg का दाम इतना है, तो आपको क्या लगता है 4 kg का दाम 441 रुपया है, तो 22 kg का दाम 400 रुपया हो जाएगा। कभी भी आप सोचिए कि 4 kg आप दुकान में जाते हो तो 4 kg का दाम ज़्यादा है, तो 22 kg का दाम उससे भी ज़्यादा होगा। यानी आपने जैसे ही अमाउंट को इंक्रीज किया, आपने जैसे ही अमाउंट को, यानी अमाउंट ऑफ पल्स को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ पल्सेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ समझेंगे ऐसे कि भैया जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये अपने थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को समझते हैं कितना है, इससे मैटर करता है कि कैसे पता लगेगा डायरेक्ट में है कि इनवर्स में है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशंस क्या कहता है कि एक इंक्रीज तो दूसरा वाला इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा वाला भी डिक्रीज। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। कुछ बच्चे जो है इसको यूनिटरी मेथड से ही बना सकते हैं। जैसे समझिए यूनिटरी मेथड क्या कहता है, हम ऐसे बनाएंगे, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ पल्सेज इज इक्वल टू 441 रुपीज़, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पल्सेज इक्वल टू 441 और बाई में 4। अब 1 kg का दाम निकल गया है तो 22 kg का कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेज इक्वल टू 441/4 और इंटू 22 सॉल्व आंसर। तो ऐसे ही बन सकता है। लेकिन चूंकि एक अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं टेबल से बनाओ, टेबल वाला मेथड, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए टेबल बनाओ, तो टेबल कैसे बनेगा। चलिए तो हमने क्या मानना है, दो वेरिएबल मानना है। दो वेरिएबल में क्या मानना है, लेट कॉस्ट ऑफ पल्सेज इज x एंड लेट अमाउंट ऑफ पल्सेज इज y। यानी हमने कॉस्ट को मान लिया x और अमाउंट को मान लिया y। अब टेबल बनाएंगे कैसे, मान लीजिए हमने क्या रखा है, अमाउंट ऑफ, यहाँ पे x, ये हो गया कॉस्ट, याद रखिएगा ये है कॉस्ट ऑफ पल्सेज, और इसमें हमने y रख दिया यानी अमाउंट ऑफ पल्सेज। ठीक है, अब देखते हैं, तो x कॉस्ट कितना रुपया है भैया, 441 रुपया है। कितना अमाउंट का, तो 4 kg का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना kg दिया है, तो 22 kg दिया है, तो अमाउंट वाले में अमाउंट वाले को लिखेंगे। पूछ क्या रहा है, ये रुपया पूछ रहा है कितना हुआ। चलिए रुपया वाले में आते हैं। अब सॉल्व करने का टेक्निक, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लिया जाए, x1 मान लेते हैं, तो 441 बाई में 41 x1/22, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व,
तो हमारे पास में फाइनल x1 का वैल्यू क्या निकलेगा 441 बाई में 4 और 22। देखिए यूनिटरी वाले मेथड की तरह आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो कटेगा कितना 2 बार में 11 बार में। अब ये कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट वेरिएशन का टेबल मेथड, यूनिटरी मेथड। अगर वर्ड प्रॉब्लम पूछता है तो सामने है कैसे बनाना है, दोनों ही तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड में, इन्वर्स वेरिएशन। कैसे इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। इस बार हम लोग का टॉपिक है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा, ऐसे सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो आपके घर में 5 गो मिस्त्री लगा हुआ है। अब 5 लेबर आपके घर में काम कर रहा है और वो उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। 5 आदमी हैं 20 दिन में, 5 मेंस इन 20 डेज। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस बार 5 मिस्त्री नहीं रखा, आपने कहा कि हम 10 लेबर देंगे, यानी आपने नंबर ऑफ मेन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आप सोचिए 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, अब 10 आदमी क्या करेगा, 20 दिन से ज़्यादा में करेगा नहीं, अब क्या करेगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। यानी 5 में 20 था तो 10 में 10 हो जाएगा, यानी कि जो 20 दिन में काम खत्म होने वाला था वो 10 ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा एक और समझिए, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, कार चला रहे हो या कोई भी आप कहीं जा ही रहे हो, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, यानी समय और स्पीड यानी टाइम और स्पीड में इन्वर्सली रिलेशन होता है। जितना ही स्पीड बढ़ेगा उतना ही समय कम लगेगा। जैसे स्पीड बराबर आपने पढ़ा भी होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए नीचे आ गया, नीचे, तो जब नीचे आता है ना तो इन्वर्स स्पीड, ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम, यानी स्पीड और टाइम में इन्वर्सली, यानी हाई बढ़ेगा तो ही घटेगा, हाई बढ़ेगा तो ही घटेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस में सेम रिलेशन होगा, लेकिन टाइम शुड बी कांस्टेंट। अगर ये बढ़ेगा तो एक घंटा में मान लीजिए आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं नॉर्मल स्पीड से, स्पीड बढ़ाइएगा तो एक घंटा में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी जब स्पीड वो बढ़ाए तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये हो गया डायरेक्टली, तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट, लेकिन स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, ऐसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्वर्स वेरिएशन में। जैसे टेबल वाले मेथड से पहले समझ लेते हैं। चलिए टेबल वाला एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब कह रहा है कि भैया आपको इन्वर्स चेक करना है, तो इसमें नियम चेंज हो जाता है। डायरेक्ट वाले में क्या था, इतना बाई इतना, यानी रेशियो इज इक्वल टू इतना बाई इतना, इनका रेशियो। ठीक है, सेम था। इन्वर्स वाले में उल्टा, इतना मल्टीप्लाई इतना शुड बी इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई इतना। तो चेक करते हैं ये इन्वर्स में है कि नहीं। तो 18 इंटू 8 कितना आता है, तो 8 8 64 का करेगा 1 और 144 आ गया। फिर आ गया 9 इंटू 16, आपको भी पता है कि ये होता है 144। देखिए दोनों में आ गया सेम, तो इसका मतलब कि ये जो है ये इन्वर्स वेरिएशन में है। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे कितना कितना। इन दोनों को पहले डिवाइड करते थे ना, नहीं, अब इस बार क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल इन द पोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डिवीजन, दैट मीन्स रेशियो शुड बी इक्वल, बट इन द इन्वर्स वेरिएशन सिस्टम प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ these two digits, we have to find only product। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी क्या करता है, मान लीजिए कि इसी में से हम इसको खाली कर देते हैं, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ पे y1 दे दिया, कह रहा है कि y1 का वैल्यू निकालो अगर ये इन्वर्स में है तो। क्वेश्चन दो तरह से देगा, एक तो पहले पता करना होगा कि भैया ये इन्वर्स में है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना, इतना मल्टीप्लाई पहले सॉल्व। लेकिन जब भी क्वेश्चन में से एक हाइड करेगा, जैसे ही क्वेश्चन में से एक
हाइड करेगा तो पहले ही ऊपर लिख देगा कि बाबू ये जो है ना ये इन्वर्स वेरिएशन में है। अगर मान लीजिए ये इसको हाइड नहीं किया, सपोज मानिए कि इसको हाइड नहीं किया, डायरेक्ट डिजिट दे दिया है, तो ऊपर भी लिखा रहेगा। क्या करना है, चेक करना है कि आंसर निकलना है। तो चेक कब करना है, तो कहेगा डायरेक्ट चेक करना है कि इन्वर्स चेक करके बता दो, तो आपको पता है कैसे बताना है। अगर हाइड किया तो ऊपर लिखा रहेगा। अच्छा एक और चीज़, हाइड किया तो सीधे इन्वर्स नहीं समझेंगे, पहले ऊपर पढ़ेंगे। इफ इज इट इन डायरेक्ट वेरिएशन तो वो वाला मेथड डिवाइड वाला, लेकिन अगर कह रहा है इफ इज इट इज इन इनवर्स वेरिएशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 18 इंटू 8 इक्वल टू 9 इंटू y1 इफ इज इट इन इनवर्स वेरिएशन। तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया 16। देखिए पहले भी पता था हम लोग यहाँ पे क्या आता है 16 आता है। अगर ये क्वेश्चन कह देता डायरेक्ट में है तब दूसरा मेथड 18/8 इक्वल टू 9/y1 ऐसे बनाते, फिर इसको सॉल्व करते जैसे भी हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्या, टेबल मेथड। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन सर वर्ड में दिया हो तो कैसे पता करेंगे कि इनवर्स वेरिएशन में है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स में दिया हो तो कैसे पता करेंगे, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 10 मेन यानी 10 आदमी एक दीवार को 40 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि कितने दिन लगेंगे अगर उसी दीवार को 20 आदमी बनाए, कितने दिन लगेंगे। तो आपको ही पता है नंबर ऑफ आदमी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और चूंकि ये टाइमिंग का बात है तो टाइम इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम एंड वर्क का बात हो जाएगा, उसको छोड़िए। टेबल में पहुँचते हैं, डायरेक्ट टेबल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट टेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है यानी नंबर ऑफ आदमी बढ़ेगा तो क्या होगा, समय तो घटेगा ही। चलिए तो हमने क्या किया, इसमें दो भाग में बांट दिया इसको। इसमें लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, इसमें लिख दीजिए नंबर ऑफ मेन। तो चलिए नंबर ऑफ मेन कितना आदमी है भैया, 10 आदमी हैं। कितने दिन में ख़त्म करने का जिम्मा लिया था, 40 दिन में। ठीक है, चलिए 40 दिन में ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आदमी कितना हो गया अब 20, तो कितने दिन में ख़त्म होगा नहीं पता है, इसको x1 मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे 40 इंटू 10 इक्वल टू x1 इंटू 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 40 इंटू 10 बाई में हो गया 20, इधर बचा x1 ये 2 बार में और ये 20, यानी कि कितने दिनों में 20 दिनों में। कितने दिनों में 20 डेज में वो जो दीवार है वो 40 आदमियों के द्वारा बना दिया जाएगा। तो टेबल मेथड बहुत ही आसान है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस पहचानने क्या है, एक बढ़े एक घटे इन्वर्स, एक बढ़े दूसरा भी बढ़े डायरेक्ट, ऐसे पहचान के बना लेना है। ये क्वेश्चन के लिए मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझेंगे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 20 men कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 56 मीटर, यानी 20 आदमी एक दीवार को बना सकते हैं। कितने मीटर लंबे दीवार को, 56 मीटर, 56 मीटर लंबे दीवार को बनाते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो बताइए कि अगर 35 आदमी 3 दिनों तक काम करे तो कितना मीटर दीवार बना सकते हैं। देखने से लग रहा है ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझेंगे खूब बढ़िया से। क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है जब भी मैथ्स में हो तो। इफ अगर 20 आदमी दीवार कितने मीटर, 56 मीटर दीवार को कितने दिनों में, 6 दिनों में बनाए हैं। ठीक, तो बताना है कि अगर 35 आदमी को लगाया जाए 3 दिनों तक, 20 के जगह कितना हो गया 35 आदमी, लेकिन नंबर ऑफ डेज को क्या कर दिया, कम कर दिया गया, तो कितना मीटर लंबा दीवार बन सकता है। अब इसमें देख के लग रहा है कि सर आपने सिखाया है इन्वर्स वेरिएशन में 2 गो वेरिएबल मानना, इसमें तो 3 गो है, नंबर ऑफ डेज भी है, लेंथ ऑफ वॉल भी है और नंबर ऑफ मेन भी है। कैसे बनाएंगे इसको, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 गो वाले में। अब खूब बढ़िया से सोचिएगा, आपके घर में आज 20 आदमी काम किया, कितने दिन तक काम कराना है, 6 दिनों तक। 20 आदमी 6 दिनों तक था। आज 20 आदमी, कल फिर 20 आदमी, कल फिर 20 आदमी, कल फिर 20 आदमी, यानी कितने दिनों तक हो गया, 6 दिनों तक। तो अगर हम पूछे कि बाबू आपके घर में 6 दिनों में कितना मजदूर काम किया है, तो आप क्या कहेंगे, सर मेरे यहाँ जो है ना 6 दिनों में 120 गो मजदूर काम किया है।
कैसे होगा? तो 20 आदमी 6 बार कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। आज 20 आदमी, फिर कल 20 तो 40 आदमी, फिर परसों 20 तो 60 आदमी, फिर परसों 20 तो अब अभी तक कितने दिन हो गए? तो 4 दिनों में 80 आदमी हो चुका है। 5वें दिन फिर 20 गोरी बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। यानी 120 आदमी कितने मीटर लंबी दीवार को बनाया है? 56 मीटर। चलिए, तो हमने क्या करना है, इसको भी निकालना है सेम। 105 आदमी कितना मीटर लंबा बनाएगा, ऐसे सोचेंगे इस क्वेश्चन पे। टेबल मेथड अप्लाई करते हैं। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज भी देना चाहें तो लैंग्वेज भी दे सकते हैं। पहले लैंग्वेज दे देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। यहाँ पे लिखते हैं क्या सॉल्यूशन में दे करके, 56 मीटर लॉन्ग वॉल है ना, मेड बाई 20x6 मेन, लगभग 120, लगभग नहीं 120 मेन। इसलिए हमें किसको सॉल्व करना है? तो लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल नहीं छोड़ेंगे, हम बताएंगे क्या कि नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू, सेकेंड केस के लिए 35 × 3 कितना हो गया? 105 मेन हो गए हैं। तो 105 आदमी कितने दिनों में बनाएगा? अब इस बार बना क्या बनाएंगे हम लोग? टेबल। तो टेबल नीचे मैं नहीं बना रहा हूँ, जगह थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मेन, और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, अब सोचिएगा जरा खूब बढ़िया से। 120 आदमी 56 मीटर बनाया है, 120 आदमी 56 मीटर बनाया है, तो 105 आदमी, यानी आदमी जब घटेगा तो लेंथ ऑफ वॉल क्या होगा? डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है? सोचेंगे कितना है? 120 आदमी 56 मीटर, तो बताइए कि 105 आदमी, तो लेंथ ऑफ वॉल क्या होता जाएगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जब आदमी घटा तो लेंथ ऑफ वॉल भी डिक्रीज करेगा, यानी डायरेक्ट का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली बनाएंगे। ये हो गया 120 में 56 मीटर, तो 105 में पता नहीं है कितना मीटर, आप बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे? इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना सॉल्व करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, डायरेक्ट में है कि इनवर्स में है। ठीक है, और इसी टॉपिक से निकलता है क्या? टाइम एंड वर्क। तो हमारी वीडियो हो सकता है कि जल्द ही आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।